अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स होती क्या हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर साइंस के थ्रू सॉल्व करने के लिए एक क्रूशल एस्पेक्ट होता है। यानी प्रॉब्लम्स हम डेली लाइफ में बहुत सारी जो है वो टैकल करते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर का ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर के बैक एंड पे एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे होते हैं। अब वो एल्गोरिदम्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इस टॉपिक के अंदर हम वही चीज़ कवर करने जा रहे हैं। तो एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने बेसिकली एक सिस्टमैटिक मेथड्स हमें इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में पहले से ही। अगर हम उन मेथड्स का यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो हमारी एक तो प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व होंगी, दूसरा वो इफेक्टिवली सॉल्व होंगी। ठीक है। और बहुत सारे जो है वो एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स हैं। अगर आप उन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए एल्गोरिदम को बनाएंगे तो आपके एल्गोरिदम्स काफ़ी रोबस्ट बनेंगे। रोबस्ट का मतलब होता है कि वो आपके तमाम एल्गोरिदम जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताई जा रही हैं कि आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके अगर एल्गोरिदम बनाएंगे तो वो एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट भी होगा और वो एल्गोरिदम इफेक्टिव भी होगा। अब ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, इसमें फर्स्ट टेक्निक है डिवाइड एंड कंकर की, कि जब भी आप कोई एल्गोरिदम बनाएं उसमें आप डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड एंड कंकर क्या करेगी, इस टेक्निक में हम बड़ी प्रॉब्लम को जो है एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिग प्रॉब्लम है तो आप बड़ी प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे। फिर ये जो पार्ट्स बने हैं इनको मज़ीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते जाएंगे इंडिपेंडेंटली और उनके सोल्यूशन को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम एट द एंड जाके क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये अप्रोच पार्टिकुलरली वहाँ जो है वो यूज़ हो सकती है जब आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ, ताकि उनका जो है वो सोल्यूशन आप ईजियर स्टेप बाय स्टेप के थ्रू जो है वो प्रोसेस के थ्रू फाइंड कर लें। और जब आप उस पूरे सोल्यूशन को आपस में मिलाएंगे तो आपकी मेन प्रॉब्लम भी क्या हो चुकी होगी, सॉल्व हो चुकी होगी। अब ये डिवाइडेड कंकर डिफरेंट एल्गोरिदम्स में यूज़ होती है। जैसे बुक में इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आप मर्ज सॉर्ट में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स दिखाता हूँ जिनमें डिवाइडेड कंकर यूज़ हुआ है, तो वहाँ से हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे डिवाइडेड कंकर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे ये अप्रोच काम करती है। तो इसके लिए हम लोग एक वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ये एल्गोरिदम विजुअलाइज़र है, ये एक हमारे पास लिस्ट दी हुई है और ये नंबर जो है वो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है। यानी 38 से लेकर 32 तक ये नंबर्स हैं, इसमें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं जो कि सॉर्टेड नहीं हैं। अब ये एल्गोरिदम क्या करेगा, ये इनको सॉर्ट करेगा। तो आप देखें यहाँ पे इसने सबसे पहले क्या किया है, पूरी की पूरी प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है। अब दो पार्ट्स में क्या करेगा, इस पार्ट को फिर मजीद उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और उस पार्ट को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो बेसिकली ये जो है वो छोटे पार्ट्स को इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करता जा रहा है। और आप आगे देखते जाएंगे कि हमारा जो है वो एक हाफ जब चलेगा, यानी फर्स्ट साइड जो है हमारी पूरी वो क्या हो चुकी होगी, इसके बाद सॉर्ट हो चुकी होगी। तो अब देखें यहाँ इस एल्गोरिदम विजुअलाइज़र में हमारा एक हाफ जो है वो सॉर्ट हो चुका है। अब हम चले आएंगे दूसरे हाफ की तरफ। ठीक है। ये मर्ज सॉर्ट है, बुक में इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। अब ये देखें ये कैसे काम कर रही है, बस आपने इस चीज़ को यहीं से विजुअली समझ लेना है। तो इसने क्या किया है, पहले एक हाफ को सॉर्ट किया था, फिर दूसरे हाफ को इसने सॉर्ट कर लिया है। ठीक है। तो ये जब दोनों हाफ आपस में सॉर्ट हो जाएंगे फिर वो क्या करेगा, इन दोनों हाफ के जो रिजल्ट्स आए हैं इनको आपस में मिला के तो आपकी पूरी की पूरी जो लिस्ट होगी वो ऊपर जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करके इस पूरी लिस्ट को जो है वो सॉर्ट कर लिया। इसने किया क्या था, पूरी लिस्ट को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता गया और फिर जो है वो सॉर्ट करता गया है। और यही सेम काम जो है क्विक सॉर्ट के ऊपर भी काम करता है। जैसे आप क्विक सॉर्ट में इसको अगर सॉर्ट करते हैं, ठीक है, और इसकी आप थोड़ी सी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो आपको यहाँ से समझ आएगी इसने जी पहले एक हाफ सॉर्ट कर लिया है और यहाँ पे आप देखते जाएं ये छोटे छोटे हाफ बनाता जा रहा है। ठीक है। और उन हाफ्स को सॉर्ट करता जा रहा है। तो ये डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक आपकी यहाँ पे भी काम कर रही होती है। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो उसके बाद सॉर्ट हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड एंड कंकर काम करता है। तो डिवाइड एंड कंकर में हम वही चीज़ कर रहे हैं कि हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते गए हैं और हर पार्ट को इंडिपेंडेंटली हमने सॉल्व कर लिया। जब हमने सॉल्यूशंस को कंबाइन किया है तो हमारी जो फुल मेजर प्रॉब्लम थी वो भी क्या हो गई थी, सॉल्व हो चुकी होती। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने की वो है ग्रिडी एल्गोरिदम्स, कि आप अपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते वक्त उसमें ग्रिडी टेक्निक यूज़ करें। अब ग्रिडी एल्गोरिदम कैसे काम करेगा,
ये आपके पास कुछ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस की तरफ जाएगा और ये लोकली ऑप्टिमल चॉइस की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा हम इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखें ग्राफ की जो है वो हमारे पास एग्जांपल है। अब यहाँ पे ये लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेगा। अगर हमने 1 से लेकर 8 की तरफ जाना है तो हम इस पाथ के थ्रू जाएंगे या इस पाथ के थ्रू जाएंगे। ग्रीडी एल्गोरिथम ने क्या करना है, पहले इन दो में से जो है वो कंपेयर करना है। तो इसको लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा मिल रहा है, ये वाला। तो इसने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा देखना है कि इसमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन किस साइड पे है। तो ऑब्वियसली इसको 2 वाला जो है वो सोल्यूशन ज़्यादा ऑप्टिमल दिख रहा है। तो इस टाइम पे ये क्या करेगा, यहीं से हमें 2 वाले पार्ट की तरफ ले जाएगा। यानी ये क्या करेगा, लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेगा। इसके पास सीक्वेंस ऑफ चॉइस होगी और उनमें से ये चूज़ किसको करेगा, लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन पे। और ये होप ये करेगा कि ये वाली जो लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस हैं इसको आगे पूरे सोल्यूशन में जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ लीड करेगा। ठीक है, तो ग्रीडी जो अप्रोच होती है ये वहाँ जो है वो फ़ायदेमंद होती है जब आपकी पूरी प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर जो है वो पहले से ही ऑप्टिमल है। ठीक है, यानी आपकी प्रॉब्लम में जब आप ऑप्टिमल सोल्यूशन एक पिक करते हैं तो उससे अगला भी ऑप्टिमल होता है, उससे अगला भी ऑप्टिमल होता है, उससे अगला भी ऑप्टिमल होता है। इसकी एग्जांपल्स कुछ हैं, जैसे आप एटीएम मशीन पे पैसे विड्रॉ कराते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में नॉर्मली क्या होता है, एटीएम मशीन में अगर आपने जो है वो 9000 विड्रॉ करवाया है तो वो सबसे पहले एक नोट 5000 का रख देगा। तो इसने लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन ले लिया है। उसके बाद वो 4 नोट क्या लिख देगा, 1000 के 4 नोट रख देगा। ठीक है, तो इसने लोकली 5000 को क्यों चूज़ किया था, इसी होप के साथ कि आगे भी मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ़ नोट्स कम ही आएंगे। आप शॉप पे जाते हैं तो आपको जब वो चेंज वापस करते हैं, ठीक है, जैसे वो कहता है कि अगर आपको 37 रुपीज़ शॉपकीपर ने वापस करने हैं तो सबसे पहले वो 20 का नोट लगा देगा, फिर 10 का नोट लगा देगा, फिर 5 रुपये वाला सिक्का और जो है वो 2 सिक्के साथ जो है वो 1-1 रुपए वाले या 1-2 रुपए वाला सिक्का लगा देगा। इंस्टेड के वो सारे के 37 कॉइन 1-1 रुपये वाले वापस करे नहीं, उसने ऑप्टिमल सोल्यूशन देख लिया है। और ये ग्रीडी एल्गोरिथम लाजमी नहीं है कि हर बार पास ही हो। अब जैसे यहाँ इस केस में देखें, ग्रीडी एल्गोरिथम ने सबसे पहले 2 को चूज़ कर लिया। अब वो इस पाथ में आ चुका है तो इसको आगे भी इसी पाथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पाथ में देखें इसको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 2 + 20 + 20 + 20। इसको टोटल कॉस्ट जो है इस पाथ से 62 मिल रही है। अगर ये ऊपर वाली पाथ से जाता तो इसको टोटल कॉस्ट पड़ती 40। तो ग्लोबली ऑप्टिमल तो ये पाथ थी, लेकिन ग्रीडी एल्गोरिथम हमें कहाँ से लेके गए, इस पाथ के थ्रू। क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला है और उसने होप ये किया है कि आगे भी ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। बट आगे तो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, तो ऐसे केसेस में ग्रीडी एल्गोरिथम फेल हो जाता है। ग्रीडी एल्गोरिथम तभी जो है वो बेहतर होता है जब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आगे जो लीड कर रहे होते हैं उसके आगे भी, यानी ये वाले सॉल्यूशंस भी क्या होने चाहिए उसमें ऑप्टिमल हो, तो तब जो है वो ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें जैसे एटीएम मशीन विड्रॉल हो गया, या आप जब शॉप में से चेंज वापस करवाते हैं, शॉपकीपर आपको वापस देता है चेंज, तो वहाँ उन केसेस में ग्रीडी एल्गोरिथम काफ़ी बेहतर तरीके से काम करेंगे। उसके बाद हमारी जो थर्ड अप्रोच है वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होगा, इसमें हम जो प्रॉब्लम्स होगा उनको सिंपलर सब प्रॉब्लम्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। सब प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे यानी छोटी प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन को जो है हम लोग स्टोर कर लेंगे। और अगर वो प्रॉब्लम दोबारा बाद में आती है तो उसके सोल्यूशन को हम रीयूज़ कर लेंगे, यानी उसको बार बार जो है वो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फिबोनाची नंबर्स होते हैं, फिबोनाची भी इसको लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। पहले 2 नंबर हमें गिवन होते हैं 0 और 1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थर्ड नंबर पहले 2 का सम होता है, तो 0 + 1 1 आ गया। उसके बाद फोर्थ नंबर दूसरे और तीसरे का सम होता है, तो 1 + 1 2 हो गया। उससे अगला नंबर जो है उससे पिछले 2 का सम होगा, तो 2 + 1 3 आएगा। उससे अगला नंबर जो है उससे पिछले 2 का सम होगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। उससे अगला नंबर उससे पिछले 2 का सम होगा, 3 + 5 8 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या आ रहा है, फिबोनाची ऑफ 0 आपको गिवन है, 1 भी गिवन है, तो 2 किसके बराबर होगा, फिबोनाची ऑफ 1 + फिबोनाची ऑफ 0। ठीक है, जैसे 1 + 0 किया तो 1 आ गया। फिबोनाची ऑफ 3 किसके बराबर होगा, फिबोनाची ऑफ 2 + फिबोनाची ऑफ 1। अब यहाँ पे आप देखें अगर गौर से, तो आपको 2 नंबर जो है वो बार बार कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, फिबोनाची ऑफ 1 और यहाँ पे भी फिबोनाची ऑफ 1। यहाँ देखें तो फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 2। तो इसको बार बार कैलकुलेट करने के बजाय क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें हम फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू 1 है तो ये 1 यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू भी हम स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, वो भी स्टोर हो जाएगा।
फिबोनाची ऑफ 3 की वैल्यू भी हम स्टोर करवा लेंगे, वो 2 के बराबर है। तो उसको बार बार जो है वो कैलकुलेट करने के बजाय हम इस लिस्ट में से जाके क्या कर लेंगे, उसको रीयूज़ कर लेंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग यही होती है, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है जिसमें आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सिंपलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और उन सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स को क्या कर देते हैं, हम स्टोर कर देते हैं, ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, रिडंडेंट कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और ये वहाँ यूज़ होता है जब आपकी प्रॉब्लम जो है वो ओवरलैप कर रही हो। जो सब प्रॉब्लम आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखें f(2) और f(2) ओवरलैप कर रहा है, f(3) और f(3) ओवरलैप कर रहा है, f(4) और f(4) ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये बार बार आ रही हैं। आगे ऐसी फिबोनाची ऑफ 7, फिबोनाची ऑफ 6 और फिबोनाची ऑफ 5 के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशंस आपको चाहिए होंगे जब आपको एक ही चीज़ 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ रही है, वो ओवरलैप कर रही है, उसमें फिर आप किसका यूज़ करेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारी थर्ड टेक्निक है वो है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, आप जो है वो एक सोल्यूशन बिल्ड करते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से शुरू हुए हैं, आप आगे गए हैं, फिर आगे गए हैं, फिर आगे गए हैं। अगर आपको आगे जो है वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको पता चल गया है कि ये एक सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, तो आप बैक ट्रैक करके पीछे वापस आ जाएंगे, वापस उस पॉइंट पे आएंगे जहाँ से आप फिर आगे कहीं और जा सकते हैं। ये वैसे ही है कि आप एक रास्ते की तरफ जो है वो पाथ आप ढूंढ रहे हैं मैप के ऊपर, ठीक है। आपको डिफरेंट रूट मिले हुए हैं और आप आगे जा रहे हैं। अगर आपको पता चलता है कि आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं, तो आप फिर वापस आ जाते हैं और फिर किसी और रास्ते से चले जाते हैं, ठीक है। तो इनका पजल्स वगैरह में यूज़ होता है। बैक ट्रैकिंग की एक एग्जांपल देखें, बेस में आप जो है ये गेम होती है, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जाते जाते जब यहाँ पहुँचेंगे, आपको पता चला कि जी ये तो किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, तो आप यहाँ से बैक ट्रैक करके इधर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो इसको बैक ट्रैक करके आपके पास ये पाथ इधर आ जाएंगे। इधर आते आते यहाँ पे भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ से फिर बैक ट्रैक करके हम इस साइड पे आ जाएंगे। इधर भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ये बैक ट्रैकिंग करते करते देखो यहाँ पे हमें फाइनल सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग जो है वो ऐसी गेम्स में भी कई बार यूज़ होती है। बैक ट्रैकिंग में हम यही करते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है सोल्यूशंस को बिल्डअप करते जा रहे होते हैं, और अगर आपकी पाथ एक सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे और कोई और पाथ ट्राई कर लेंगे। तो ये थी हमारी 4 टेक्निक्स एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने की। आई होप आप लोगों को ये चारों टेक्निक्स जो है वो अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपका इन चारों टेक्निक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बुक में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, आप वो भी रीड कर लेते हैं। बुक में सबसे पहले जी यही बताया गया है कि एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स जो हैं, ये काफ़ी जो है क्रूशल क्रिटिकल एस्पेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और इसमें हमें सिस्टमेटिक मेथड्स मिल जाते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएँ। 4 किस्म की टेक्निक्स कुछ होती हैं, इसके अलावा भी हैं, बट बुक में हमने यही कवर करनी है। पहली है डिवाइड एंड कंकर, जिसमें हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन छोटे पार्ट्स के सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे, तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जैसे मर्ज सॉर्ट का प्रोसेस आपने देखा था। ग्रीडी एल्गोरिदम में आप क्या करेंगे, आपके पास सीक्वेंस ऑफ चॉइस होगी और आप वो सीक्वेंस की तरफ जाएंगे जो लोकली ऑप्टिमल होगी, ठीक है। और आप ये होप करेंगे कि आपको ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा होगा, ठीक है। और ये कॉइन चेंज प्रॉब्लम ये होती है कि शॉप पे आप जाते हैं और शॉपकीपर आपको कॉइन्स की चेंज देता है, तो वो कोशिश यही करता है कि फ्यूएस्ट कॉइन्स जो है वो पॉसिबल में आपको रिजल्ट, आपको पैसे वापस कर दे। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम यही करते हैं कि अगर आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और वो जो सिंपल सब प्रॉब्लम्स होंगी उनके रिजल्ट्स भी स्टोर करते जाएंगे ताकि रिडंडेंट कैलकुलेशंस ना करनी पड़ें। और ये वहाँ यूज़ होती है जब आपकी सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप कर रही हों, जैसे फिबोनाची नंबर्स में हम लोगों ने इसका यूज़ किया था। और बैक ट्रैकिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, आप सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करते जा रहे होते हैं। अगर आपका सोल्यूशन जो है वो सही नहीं जा रहा, डज नॉट लीड टू अ सोल्यूशन आपकी पाथ, तो फिर आप क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे और एक डिफरेंट और पाथ यूज़ कर लेंगे। जैसे आप मैप्स के ऊपर डिफरेंट रूट ट्राई करते हैं और अगर आपको रूट सही नहीं मिल रहा, तो आप वापस आके किसी और रूट की तरफ से चले जाते हैं ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएँ। या इनका पजल्स वगैरह में भी यूज़ होता है, जैसे अभी हमने इसका यूज़ किया था। आई होप आप लोगों को ये चारों टेक्निक्स अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगर इन चारों टेक्निक्स में से कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया या किसी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में बबल सॉर्ट को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। मैं आपको प्रॉपर विजुअलाइज करके दिखाऊंगा इसे कि बबल सॉर्ट काम कैसे करती है। तो अगर आपका आज की वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।